हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो एमसीक्यूज है यूजीसी नेट पेपर वन की, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं फ्रेंड्स कि थोड़ा समझने पे ज़्यादा ध्यान दें, चीज़ों को याद करने के बजाय। हाँ, वो ज़रूरी है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हमें याद रहनी चाहिए, जैसे ईयर है, ये कहाँ पे है, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। लेकिन उसके साथ जो कंसेप्ट है उसको भी हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इसको देखना। ये एक स्टूडेंट से मेमोरी बेस्ड मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि ये स्टेटमेंट के रूप में जो नवंबर 2020 सॉरी जो 20 नवंबर को एग्जाम हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। जो 20 नवंबर को एग्जाम हुआ था ना, 20 नवंबर को इस एग्जाम में मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसको स्टेटमेंट में चेंज करके पूछा गया था। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें है द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग आईसीटी टू क्लासरूम टीचिंग इज टू। कक्षा शिक्षण में आईसीटी का प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है। जब हम क्लासरूम टीचिंग करवाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उसके अंदर आईसीटी का यूज करने का मतलब क्या है, क्यों ऐसा करते हैं। तो आपको बेस्ट ऑप्शन अगर चूज करना हो तो आप क्या चाहते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनका रिजल्ट है वो बहुत बेहतर आए, इसीलिए तो हम यूज कर रहे हैं। कोई भी चीज लेके आते हैं, वो किस लिए लेके आते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, कि इससे रिजल्ट्स बहुत बेहतर आए। ठीक है, यही तो होता है। तो इसमें तो बेस्ट ऑप्शन वही जाएगा, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग। शिक्षण के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो इस तरह से ऑप्शन को थोड़ा सा दिमाग से, शांति से भी ऐसे करना चाहिए। ठीक है, शांति से समझ के करना चाहिए कि आप प्रैक्टिकली भी क्वेश्चंस को सोच सकते हो फ्रेंड्स। और प्रैक्टिकली हम कब सोच पाएंगे, जब हम क्वेश्चन को रटेंगे नहीं, क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, चलो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, वो ईमेल से रिलेटेड है। मेल में आपको पता है टू लिखा होता है, सीसी लिखा होता है, बीसीसी लिखा होता है। टू जिसको हम मैसेज सेंड करते हैं या जिसको हम मेल सेंड करते हैं। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, जिसको हम कार्बन कॉपी भेजते हैं, जो किसी टू में भेजे एज इट इज वो भेजते हैं, दैट इज कार्बन कॉपी। और बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें इसके बारे में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट, जो कुछ चार ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें बीसीसी जो है ना, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अगर इनमें दोनों एक दूसरे को आपस में नहीं देख सकते हैं, अगर बीसीसी में दो एड्रेस लिखे हुए हैं तो आपस में एक दूसरे को वो नहीं देख सकते हैं, लेकिन बाकी बीसीसी टू को भी देख सकता है और सीसी को भी देख सकता है। ये क्वेश्चन, इसमें यही कंसेप्ट है। तो इसमें देखना, ये देखो जो बीसीसी है वो कैन सी द ईमेल एड्रेस दैट आर टू एंड सीसी फील्ड, यानी कि जो बीसीसी में जो एड्रेस है वो आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन बीसीसी वाला सीसी में जो एड्रेस है, यानी कि सीसी उसको पता होगा कि किसके पास कार्बन कॉपी गई है, और टू वाले एड्रेस का भी इसको, यानी कि वो भी दिखेगा कि इसके पास भी गई है। तो आप याद रखना ये बात कि बीसीसी आपस में नहीं देख सकते एक दूसरे को, लेकिन वो टू वाले को भी देख सकते हैं और वो सीसी वाले को भी देख सकते हैं। ठीक है, और क्या याद रखना है, टू वाला सीसी को भी देख सकता है। अगर कोई क्वेश्चन का चेंज हो जाए, टू वाला भी सीसी को देख सकता है, सीसी वाला भी टू को देख सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ये तो आपस में देख सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन टू वाला और सीसी वाला, ये दोनों, टू वाला और सीसी वाला, बीसीसी को नहीं देख सकते। अब दिमाग में तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना, ये क्या बीसीसी सीसी लगा दिया सर। अरे कुछ नहीं, शांति से सुनोगे तो नॉर्मल बात बोली है कि बीसीसी आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। बीसीसी वाले टू को जो एड्रेस लिखा हुआ है उसको भी देख सकते हैं, और बीसीसी वाले सीसी को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब और बात मैंने क्या बोली कि टू वाला सीसी को भी आपस में देख सकता है और सीसी वाला टू को भी आप देख सकता है, लेकिन टू और सीसी ये दोनों हैं, ये बीसीसी को नहीं देख सकते। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो एक बार दोबारा सुन लेना। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। इसका राइट आंसर थर्ड है। ठीक है, शांति से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ई कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। ई कॉमर्स में खरीदना और बेचना शामिल है। किसका खरीदना और बेचना शामिल है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन है ना, बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है। कारण ये है कि आपको नॉर्मली ये लगेगा कि इसमें सामान, जैसे आप बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं उनसे आप मंगवाते रहते हो, ठीक है ना, लेकिन आपको ये लगता है कि इसके गुड्स का ही रहता है। कई बार दिमाग में आ जाता है। नॉर्मली तो आप बहुत ही समझदार हैं, तो आपको पता है सर्विसेज भी चलती है इंटरनेट पे, सेवाएं भी है। जैसे एजुकेशन चलता है, ठीक है ना, एजुकेशन भी तो चल रहा है, एजुकेशन एक सेवा में आ गया, ठीक है ना।
और बहुत सी बैंकिंग सर्विसेज वगैरह है, ये सेवा में आ गई। तो इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों का जो हो रहा है उसको बोलते हैं ई कॉमर्स, ठीक है ना। तो याद रखना, यानी कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट, ये बात ध्यान रखना, इंटरनेट पर उत्पाद और सेवाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ स्टोरेज यूनिट्स। कुछ स्टोरेज यूनिट्स दी हुई हैं, आपको ये पूछा है साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि किसका ज्यादा होगा, क्योंकि जिधर ये मुंह खुला रहता है उधर वो बड़ा रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें आएगा टेराबाइट से बड़ा होता है पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ा होता है एक्साबाइट, और एक्साबाइट से बड़ा होता है जेटाबाइट, ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। और अब आपको क्या करना होता है फ्रेंड्स, आप मेरी बात समझिए, आपने क्वेश्चन एक दो बार पहले भी देख लिया हो, कहीं और भी देख लिया हो, तो मैं बार बार कुछ क्वेश्चंस को दिखाने का मतलब ये होता है कि उसके कंसेप्ट को भी जाइए कि इससे छोटा भी कोई यूनिट होता है क्या। तो आप सारा सीक्वेंस याद करिए, बिट से लेके सारा का सारा सीक्वेंस याद कर लीजिए। इससे हमें ऐसे ही तो क्वेश्चंस के आइडिया लगाना होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन हो रहा है तो इसके बाद कैसा क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, हर बार कहने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स कि एज इट इज क्वेश्चन आना संभव नहीं है, बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो इसमें आपको कंसेप्ट समझना है, इधर उधर की चीजें, मतलब इसके अलावा कि क्या ये, इससे बेस बनता है एक, है ना, आधार बनता है, और उस आधार को अच्छे से काम में ले लीजिए। ठीक है सर, हम बहुत समझदार हैं, हम अच्छे से काम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शांति जरूरी है। अगर शांति नहीं रहेगी दिमाग और मन में तो कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम लोवेस्ट टू हायर स्पीड की बात की है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों को निम्नतम से उच्चतम गति तक सूचीबद्ध करता है। निम्नतम से उच्चतम गति का मतलब कह रहे हो, समझ रहे हो क्या कह रहा है, कि कौन सी सबसे फास्ट है, पहले सबसे स्लो होगी और बाद में सबसे फास्ट वाली, निम्नतम से उच्चतम वाली बात कर रही है। तो हमें पता है, जो हम बात करते हैं, जैसे एक ट्रायंगल के बारे में हमने कई बार बात की है, कि अगर यहाँ सीपीयू है, मान लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है, उसके एकदम पास अंदर या रजिस्टर मेमोरी होती है, फिर कैसे होती है, फिर प्राइमरी मेमोरी होती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो सबसे फास्ट होगी जो रजिस्टर मेमोरी होगी वो सबसे फास्ट होगी, उसके बाद कैसे मेमोरी होगी जो उस सेकंड नंबर पे होगी, और थर्ड नंबर पे प्राइमरी मेमोरी होगी, और लास्ट में एकदम पहुंचेगी सेकेंडरी मेमोरी। तो लोवेस्ट स्पीड किसकी हुई, सेकेंडरी की हुई। क्यों हुई, क्योंकि देखो सीपीयू से कितना डिस्टेंस है, एक तरह से दूरी तो ज्यादा है ना, बस इसी बात से आप ध्यान रख लें। तो सेकेंडरी स्टोरेज सबसे लास्ट बाद में जाएगा, उसके बाद जाएगा प्राइमरी या मेन मेमोरी, और उसके बाद जाएगा कैशे मेमोरी, और उसके बाद जाएगा रजिस्टर। मतलब बाद का मतलब सबसे पहले, बात समझ रहे हो ना, ये उल्टा लिखना है ना, बात समझ रहे हो। तो सबसे लोवेस्ट कौन सा है, सबसे लोवेस्ट है सेकेंडरी स्टोरेज, तो सबसे बाद में जाएगा। देखो उसके बाद यानी कि उससे पहले कौन सा पहुंच जाएगा, प्राइमरी या मेन मेमोरी, इस बात को समझ रहे हो। कैसे मेमोरी और जल्दी पहुंच जाएगा, अगर रजिस्टर होता है यहाँ पे तो रजिस्टर भी आ जाता, वो और भी जल्दी पहुंचता। तो राइट आंसर कौन सा है, इसका थर्ड आंसर राइट है, सेकेंडरी, मेन और कैश मेमोरी। चलो बहुत बढ़िया। आगे जो हमेशा हमें ध्यान रखनी है वो ये कि आप आराम से आपका पेपर दें और चित्त को शांत रखें। जितना रिलैक्स होकर चीज़ों को करोगे, जितना रिलैक्स होकर चीज़ों को समझोगे, तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा फ्रेंड्स। अगर आप बहुत पजल रहोगे, बहुत डिप्रेस्ड रहोगे और टेंशन में रहोगे, तो अगर सफलता मिल भी जाएगी तो उसका क्या करना है, मुझे ये बताइए। क्यों इतना टेंशन, किस बात की इतनी टेंशन। सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बेहतर है, लेकिन ज़रूरी है उन चीज़ों को सही से समझने की, उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करने की। और ये जो इच्छाएं हैं, ये होना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें काम भी तो करना चाहिए। ठीक है, काम होता नहीं है और इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हो तो डिप्रेशन, स्ट्रेस आने की बिल्कुल संभावना है। तो जितनी तैयारी है वो बहुत बेहतर है, ठीक है ना। तो आराम से पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर पजल मत होइए, रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखिए और सब बहुत बेहतर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।